गुड आफ्टरनून बेटा अंजलि। गुड आफ्टरनून एवरीवन। बेटा सेल बायो चल रहा है अपना, सेल बायोलॉजी। जिसमें हम सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ रहे हैं, कोशिका, कोशिकांग। जिनमें हम प्रमुख कोशिकांग केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, अंतःप्रद्रवी जालिका, अंतःप्रद्रवी जालिका, गोल्जी काय, लाइसोसोम। इनका हमने अध्ययन किया है अब तक। ये कोशिकांग हमने बेटा पढ़े हैं। अंजलि बेटा आवाज क्लियर आ रही है? आज का जो अपना कोशिकांग है वो नंबर 7 है, राइबोसोम। राइबोसोम, सोम का मतलब काय होता है, बॉडी, काय या बॉडी। राइबो, राइबोज, राइबो प्रोटीन है, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। मतलब वो कण या वो संरचना है, या वो संरचना या वो कण जो राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं, उनको हम राइबोसोम कहते हैं। ठीक है बेटा? तो ये आज का अपना कोशिकांग है, राइबोसोम, जिसका अपन अध्ययन करेंगे। राइबोसोम, अब राइबोसोम से संबंधित महत्वपूर्ण बातें या महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है वो अपन देखते हैं। देखो बेटा, हमने जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं बनाई थी, जंतु कोशिका और पादप कोशिका, सभी में राइबोसोम था। राइबोसोम अंतःप्रद्रवी जालिका के ऊपर भी उपस्थित है। राइबोसोम कोशिका द्रव में भी फैला हुआ रहता है। ठीक है? सबसे महत्वपूर्ण बात है, सभी कोशिकाओं में पाया जाता है, सभी कोशिकाओं में राइबोसोम सभी कोशिकाओं में उपस्थित है, उपस्थित होता है। सभी का मतलब क्या है? ऑल सेल्स, प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक, सभी प्रोकैरियोटिक, सभी प्रोकैरियोटिक
और यूकैरियोटिक, और सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित होता है। ऐसी कोई कोशिका नहीं है जिसमें राइबोसोम नहीं होता है। ठीक है, बहुत से कोशिकांग तो ऐसे होते हैं जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में होते हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं होते हैं। बहुत से कोशिकांग ऐसे हैं जो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं है। लेकिन ये ऐसा कोशिकांग है जो सभी कोशिकाओं में पाया जाता है, चाहे वो कोशिका प्रोकैरियोटिक हो चाहे वो यूकैरियोटिक हो। यानी जीवाणु कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, माइकोप्लाज्मा प्रोकैरियोटिक कोशिका है, नील हरित सहवलों की कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका है, तो उनमें भी राइबोसोम होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में हमने देखा बेटा पादप है, जंतु है, सभी कोशिकाओं में, पौधे और जंतु की कोशिकाओं में भी राइबोसोम होते हैं। कवक कोशिका में भी राइबोसोम होते हैं। तो कहने का मतलब है ये सभी कोशिकाओं में पाया जाता है राइबोसोम। 1955 में पैलेड ने इसको खोजा। पैलेड ने जंतु कोशिकाओं में इसको खोजा, जंतु कोशिकाओं में खोजा। और रॉबर्टसन वैज्ञानिक थे, रॉबर्टसन ने पादप कोशिकाओं में इसको खोजा, पादप कोशिकाओं में खोज की इसकी। इन्होंने जो सेम होता है, सेम वीसिया फेबा, सेम वीसिया फेबा की सेल्स में, की प्लांट सेल्स में, तो सेम वीसिया फेबा प्लांट सेल है, उनके अंदर इन्होंने, रॉबर्टसन ने इसको खोजा था। तो खोज करने वाले वैज्ञानिक दोनों अलग अलग हैं। जंतु कोशिकाओं में पैलेड ने खोजा, पैलेड के द्वारा खोजे गए राइबोसोम पैलेड राइबोसोम भी कहलाता है। रॉबर्टसन ने इनको पादप कोशिकाओं में देखा। ठीक है, सभी कोशिकाओं में प्रेजेंट है। और मुख्य विशेषता क्या है? मुख्य विशेषता नंबर 1, तो सभी कोशिकाओं में उपस्थित है, सभी कोशिकाओं में उपस्थित होता है। दूसरी विशेषता क्या हो गई? दूसरी है, हाँ, सबसे छोटा कोशिकांग है, सबसे छोटा कोशिकांग है, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेली है, सबसे छोटा कोशिकांग है, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेली है। और मुख्य विशेषता क्या है? सबसे ज्यादा संख्या में पाया जाने वाला कोशिकांग है। जैसे जंतु कोशिकाएं हैं, एनिमल सेल, जंतु कोशिकाओं में करोड़ों की संख्या में होते हैं, करोड़ों की संख्या में होते हैं। तो सबसे ज्यादा संख्या में पाया जाने वाला कोशिकांग, सबसे छोटा कोशिकांग, सभी कोशिकाओं में उपस्थित कोशिकांग कौन सा है? राइबोसोम है। ठीक है, इससे छोटा कोई कोशिकांग नहीं है और सबसे ज़्यादा संख्या में पाया जाता है। चाहे हम देखें केंद्रक 2 या 4 होते हैं, ज़्यादातर तो एक ही होते हैं जंतु कोशिकाओं में। कुछ बहुकेंद्र की कोशिकाएं भी होती हैं, पादप कोशिकाएं भी कुछ बहुकेंद्र की होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया भी संख्या में ज़्यादा होते हैं। अन्य सभी कोशिकांग जो है इतने नहीं होते जितने ये हैं, ये करोड़ों की संख्या में भी जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तीसरी विशेषता ये हो गई। चौथी क्या है कि ये प्रोटीन फैक्ट्री है, प्रोटीन का कारखाना है,
फैक्ट्री है, प्रोटीन का कारखाना बोला जाता है, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है राइबोसोम में। राइबोसोम में बेटा प्रोटीन का निर्माण होता है। तो और अगली विशेषता क्या है इसकी, इसे कोशिका का इंजन भी कहते हैं। कोशिका का इंजन भी इसको कहा जाता है। तो पांचों ही इंपॉर्टेंट है विशेषताएं। ऐसा कोशिकांग जो सभी कोशिकाओं में पाया जाता है राइबोसोम होता है। सबसे छोटा कोशिकांग राइबोसोम होता है। सबसे ज़्यादा संख्या में पाया जाने वाला कोशिकांग राइबोसोम होता है। प्रोटीन का कारखाना राइबोसोम है और कोशिका का इंजन राइबोसोम है। यानी प्रोटीन बनाता है, मरम्मत करता है। प्रोटीन क्या है, रिपेयरिंग के काम में आती है। प्रोटीन रिपेयरिंग के काम में आती है। अब इसकी संरचना देखें। संरचना देखिए, मुख्य रूप से हमने देखा कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में 70S राइबोसोम होता है, जंतु कोशिकाओं में 80S राइबोसोम होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में 70S राइबोसोम। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 80S राइबोसोम होता है। कुछ माइटोकॉन्ड्रिया है, हरित लवक है, उनके अंदर भी लगभग 35S 55S राइबोसोम होते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, हरित लवक है, महत्वपूर्ण कोशिकांग है। एक में श्वसन क्रिया पूरी होती है, एक में फोटोसिंथेसिस क्रिया पूरी होती है। इनमें देखो बेटा 35S 55S राइबोसोम होते हैं। एकल झिल्ली होती है राइबोसोम के चारों ओर। एकल झिल्ली छोटा सा कोशिकांग है, एकल झिल्ली होती है। वैज्ञानिक थे स्वेदबर्ग। कौन थे? स्वेदबर्ग ने इनकी राइबोसोम की संरचना को स्पष्ट किया था। वैज्ञानिक स्वेदबर्ग ने राइबोसोम की स्ट्रक्चर बताई, संरचना बताई कि इसकी संरचना ऐसी कैसी होती है। इन्होंने इसकी संरचना को उप इकाइयों में बांटा। उप इकाइयों युक्त होती है, युक्त संरचना। उप इकाइयों को सब यूनिट्स कहते हैं। ये जो उप इकाइयाँ होती हैं इनको बोला जाता है सब यूनिट्स। ठीक है, इसलिए उन्होंने राइबोसोम की संरचना को एस इकाइयों में वर्गीकृत कर दिया, जिसका आधार उन्होंने सेडिमेंटेशन भी बताया। सेडिमेंटेशन को हिंदी में बेटा कहते हैं अवसादन। अवसादन का मतलब होता है जो भारी कण होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। जैसे पानी है, पानी में मिट्टी घुली हुई है। हम देखते हैं हैंडपंप का पानी होता है, हैंडपंप का जो पानी होता है उसमें मिट्टी आती है, लेकिन यदि हम उसको 1 घंटे तक रखें तो पानी ऊपर निथर जाता है, फिल्टर हो जाता है और मिट्टी के जो कण है वो नीचे बैठ जाते हैं। नीचे जो मिट्टी के पार्टिकल हैं, सॉइल पार्टिकल है, वो नीचे बैठ जाते हैं। तो भारी कणों का नीचे की ओर बैठ जाना कौन सी क्रिया है? सेडिमेंटेशन या अवसादन है। तो अवसादन के आधार पर स्वेदबर्ग ने इसकी जो संरचना थी राइबोसोम की उसको सब यूनिट्स या उप इकाइयों में बांटा, एस यूनिट्स में वर्गीकृत किया, क्योंकि वैज्ञानिक का नाम भी स्वेदबर्ग था, एस से स्टार्ट होता है। दूसरा, उन्होंने जो संरचना देखी तो उसमें उन्होंने सेडिमेंटेशन का उपयोग किया कि कितने % जो RNA है वो सेडिमेंटेड होता है। RNA जो होता है बेटा मुख्य रूप से RNA का बना होता है। इसकी संरचना लगभग 65 से 70% RNA होता है।
हम जानते हैं rRNA राइबोसोमल आरएनए। rRNA का पूरा नाम क्या है? राइबोसोमल आरएनए। क्यों कहते हैं इसको राइबोसोमल आरएनए? क्योंकि इसी से बना है राइबोसोम। राइबोसोम की जो उत्पत्ति है, उत्पत्ति तो केंद्रक के अंदर ही होती है। उत्पत्ति केंद्रक में केंद्रिक संरचना में, जो केंद्रक के अंदर केंद्रिक संरचना है उसके अंदर राइबोसोम की उत्पत्ति होती है। यानी ओरिजिन, ओरिजिन कहाँ हुआ? केंद्रक से। और केंद्रक में किस संरचना से हुआ? केंद्रिक से। तो केंद्रिक जो होती है वो राइबोसोम सिंथेसाइज करती है। केंद्रिक के अंदर इसका उत्पत्ति स्थल है जहां से ये फॉर्म होता है। अब हम जानते हैं आरएनए डीएनए सब केंद्रक, केंद्र के अम्ल है, केंद्रक से बनते हैं। राइबोसोम भी केंद्रक से बनता है। अब जो राइबोसोम की जो संरचना है उसमें प्रोटीन है और आरएनए है। और आरएनए कौन सा है? आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए। तो वैज्ञानिक थे बेटा श्वेदबर्ग। उन्होंने अकॉर्डिंग सेडिमेंटेशन, जो सेडिमेंटेड होता है उसमें जो न्यूक्लिक अम्ल सेडिमेंटेड होता है वो है आरआरएनए। कितने परसेंट उसकी उप इकाइयों में सेडिमेंटेड होता है, उसके आधार पर उन्होंने इसकी संरचना को एस यूनिट्स में डिवाइड किया। तो ये एस यूनिट्स कौन कौन सी हैं देखते हैं। जैसे देखो प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, कोशिकाओं के राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के राइबोसोम 70S होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं के राइबोसोम, यूकैरियोटिक कोशिकाओं के राइबोसोम 80S होते हैं। अब S का मतलब श्वेदबर्ग यूनिट, S यूनिट है, उप इकाई है, श्वेदबर्ग ने बनाई। किस आधार पर बनाई? सेडिमेंटेशन के बेस पर बनाई। सेडिमेंटेशन का मतलब भारी कण नीचे बैठ जाते हैं। नीचे क्या बैठता है? आरआरएनए। मेनली 65 से 70% आरआरएनए का बना है राइबोसोम। तो जो 70S राइबोसोम है उसमें 2 यूनिट होती है, एक ये और एक ये। ऐसे 80S राइबोसोम में भी 2 यूनिट होती हैं। सेवेंटी एस राइबोसोम में जो 2 यूनिट होती हैं बेटा वो 50S और 30S की होती है। ठीक है, टोटल नहीं करना है यहाँ पर, जो टोटलिंग के आधार पर नहीं है ये 70S। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में आता है। 80S राइबोसोम में जो बड़ी यूनिट होती है वो 60S और छोटी यूनिट होती है 40S। कहने का मतलब है 70S राइबोसोम की 2 यूनिट होगी 30S और 50S। 80S राइबोसोम की 2 सब यूनिट होती हैं 60S और 40S। ये बड़े एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जीके में के अंदर ये क्वेश्चन आता है कि 70S राइबोसोम की 2 उप इकाइयाँ कौन कौन सी होती हैं। तो 70S राइबोसोम की हाँ बेटा, तो क्लास पे ध्यान रखो बेटा, अपने आपस में नहीं मैसेज करना है। तो जो 70S राइबोसोम है उसकी 2 यूनिट होती हैं 30S और 50S, 50S। 80S की होती है 60S और 40S। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे टोटल करके देखते हैं। जैसे एक ऑप्शन में दे दिया, एक ऑप्शन में दे दिया जो 70S राइबोसोम है, एक ऑप्शन में दे दिया 50S, 20S। एक ऑप्शन में ये दे दिया 40S, 30S। दूसरे ऑप्शन में दे दिया 30S, 50S। चौथे ऑप्शन में दे दिया 60S, 10S। ठीक है, तो इस तरीके से ये ऑप्शन दे देते हैं कि 70S राइबोसोम की 2 उप इकाइयाँ कौन सी होती हैं। तो 70S राइबोसोम की उप इकाइयों को जब देखते हैं तो बच्चे क्या करते हैं? टोटल करके देखते हैं। ये 70 हो रहा है, ठीक है, इधर ये 70 हो रहा है, ये 70 हो रहा है। जो 70 नहीं हो रहा, या फिर इसमें एक ऑप्शन और ऐड कर सकते हैं कि वो दे दे 60S, 60S, 10S। ये तो हो ही गया।
या फिर अलग भी हो सकता है 65S, किसी भी तरीके से दो उपिकाएँ दे देता है। तो ये जो टोटलिंग करके अपन को नहीं देखना, ये टोटलिंग करके नहीं है, ये इस आधार पर है, सेडिमेंटेशन के बेस पर है, कितने परसेंट आरआरएनए सेडिमेंटेड होता है, अवसादित होता है, उसके बेस पर राइबोसोम की दो उपिकाइयाँ होती हैं। तो ये 70S राइबोसोम की उपिकाइयाँ हैं, 50S 30S, और ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं की उपिकाइयाँ हैं 40S और 60S। ठीक है बेटा। तो अब ये जो उपिकाइयाँ हैं इनमें क्या है, इनमें प्रोटीन प्लस आरआरएनए। प्रोटीन कौन सी है, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन प्लस आरआरएनए इनके अंदर उपस्थित होता है। तो राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन और आरआरएनए जो राइबोसोमल आरएनए है उससे बने होते हैं। यूनिट याद रखनी है, जो 70S राइबोसोम है उसकी दो यूनिट 30S और 50S होती है। 80S राइबोसोम है उसकी दो यूनिट 40S और 60S होती है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखते हैं। संरचना स्पष्ट हो गई, एकल झिल्ली होती है, प्रोटीन और उसके अंदर आरआरएनए होता है। अब आप देखिए इसका जो कार्य है, फंक्शन इसके सबसे मेन है, सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, प्रोटीन का संश्लेषण करना, प्रोटीन का संश्लेषण करना। प्रोटीन सिंथेसिस क्या है बेटा, प्रोटीन सिंथेसिस। इसलिए इसको क्या कहते हैं, प्रोटीन का कारखाना कहते हैं। फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्री है। अब देखो बेटा, हम एक कोशिका के अंदर देखते हैं, रिकैप करिए, आप याद करिए किस तरीके से प्रोटीन बनती है। ये कोशिका है, कोशिका के अंदर ये केंद्रक है, बॉस ऑफ द सेल, कंट्रोलर ऑफ द सेल, नियंत्रक ऑफ द सेल, न्यूक्लियस है, केंद्रक। केंद्रक से जुड़ी रहती है अंतःप्रद्रव्य जालिका, अंतःप्रद्रव्य जालिका कौन सी, आरईआर, आरईआर पर राइबोसोम होते हैं। आरईआर उसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम होते हैं। ठीक है। बाकी राइबोसोम कोशिका में फैले हुए हैं, कोशिका में बिखरे हुए हैं। ये राइबोसोम है अपना, ये ATS राइबोसोम है जिसमें 40S और 60S दो उप इकाइयाँ हैं। ठीक है। तो एकल संरचना युक्त है, सबसे छोटा है, दिखने में दानेदार ही है, लेकिन माइक्रोस्कोप से इसको देखा, अध्ययन किया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही दिखाई देता है। किससे दिखाई देगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। तो जो माइक्रोस्कोप से दिखाई देते हैं राइबोसोम, ऐसे राइबोसोम को माइक्रोस्कोपिक राइबोसोम भी कहा गया है। अब देखिए बेटा, इसके अंदर ये केंद्रिक है, इस केंद्रिक के अंदर ये संश्लेषित हुआ, कौन, राइबोसोम। केंद्रक में रंध्र होते हैं, केंद्रक में क्या होते हैं, रंध्र होते हैं, जिन्हें हम केंद्रक रंध्र कहते हैं। केंद्रक रंध्र से कुछ मात्रा में तो ये केंद्रक के अंदर भी है, और ये कोशिका द्रव में आ जाता है। अंतःप्रद्रव्य जालिका जिस पर आ जाता है वो आरईआर। तो पूरी कोशिका में करोड़ों की संख्या में है, सबसे ज्यादा संख्या में पाए जाने वाला कोशिकांग है। काम क्या है इसका, काम है इसका प्रोटीन बनाना, प्रोटीन फैक्ट्री है, 80+ प्रोटीन बनाता है, 80 से भी ज्यादा प्रोटीन बनाता है। प्रोटीन क्या होती हैं, प्रोटीन बेटा हार्मोन, हार्मोन, एंजाइम, वर्णक, ये मोस्टली 90% से ज़्यादा जो है प्रोटीन युक्त पदार्थ है, प्रोटीन युक्त पदार्थ है। इनकी प्रकृति प्रोटीन प्रकृति होती है। कैसी प्रकृति होती है, प्रोटीन प्रकृति होती है।
जो प्रोटीन है कैसे बनता है? प्रोटीन का मतलब है अमीनो अम्लों की पेप्टाइड श्रृंखला। अमीनो अम्लों की पेप्टाइड श्रृंखला क्या कहलाती है? प्रोटीन। प्रोटीन का डेफिनेशन क्या है कि प्रोटीन बेटा अमीनो अम्लों की पेप्टाइड श्रृंखला होती है। अमीनो अम्ल क्या है? अमीनो अम्ल यहाँ कोशिका द्रव में है, ये अमीनो अम्ल हैं, कोशिका के अंदर फैले हुए हैं। लगभग 21 अमीनो अम्ल होते हैं, 21 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। पढ़ा है हमने 12th क्लास में। वैलिन होता है, बीटा ग्लूटामिक अम्ल होता है, एस्पार्टिक एसिड होता है। ठीक है, सभी कोशिकाओं में ये 21 अमीनो अम्ल उपस्थित होते हैं। अमीनो अम्लों को जोड़ते हैं, एक अमीनो अम्ल का कार्बन दूसरे अमीनो अम्ल के नाइट्रोजन के साथ जुड़कर पेप्टाइड चेन बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर रिकैप कर लेते हैं प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होता है। ये केंद्रक है, केंद्रक में क्या बना? डीएनए बना। केंद्रक में क्या बना? आरएनए बना। ये डीएनए है। केंद्र की अम्ल है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, केंद्रक में संश्लेषित होता है, इसलिए इसको केंद्र की अम्ल या न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। ये आरएनए है, राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, ये भी न्यूक्लियस के अंदर यानी केंद्रक के अंदर संश्लेषित होता है, इसलिए इसको राइबोज न्यूक्लिक अम्ल या राइबोज केंद्र की अम्ल कहते हैं। केंद्रिक के अंदर राइबोसोम बना। केंद्रिक के अंदर क्या बनते हैं? राइबोसोम। लेकिन केंद्रक में ज़्यादा रुकते नहीं है। आरएनए मोस्टली कोशिका द्रव में पाया जाता है। आरएनए कोशिका रंध्रों, केंद्रक रंध्रों से बाहर आ जाता है, ये बाहर आ गया। ठीक है, आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। आरएनए कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। ये जो आरआरएनए है जब बना तो उस आरआरएनए का केंद्रक ने उपयोग कर लिया और राइबोसोम का संश्लेषण कर दिया। राइबोसोम निकलते जाते हैं केंद्रक रंध्रों से, कोशिका द्रव में गमन करते हैं, फ्लोटिंग करते हैं। कोशिका द्रव में कितने अमीनो अम्ल है? 21 अमीनो अम्ल प्रेजेंट है। प्रोटीन किससे बनेगी? अमीनो अम्लों से बनेगी। और प्रोटीन संश्लेषण का डायरेक्टर कौन है? डीएनए। डीएनए डायरेक्टर है। जैसी प्रोटीन बनानी है वैसा ही एमआरएनए बनाएगा। वैसा ही क्या करेगा? एमआरएनए बनाएगा। डीएनए टू सिंथेसिस होता है किसका? एमआरएनए का। इस क्रिया को अनुलेखन कहते हैं, हम जानते हैं। यानी डीएनए से प्रोटीन संश्लेषण के जो निर्देश हैं, जो संदेश हैं, वो एमआरएनए में आ जाते हैं। जैसी डीएनए को प्रोटीन सिंथेसिस करनी है, जैसा प्रोटीन बनाना है, वैसा ही एमआरएनए बनता है। एकल न्यूक्लियोटाइड युक्त संरचना है एमआरएनए। एमआरएनए उस संदेश को लेकर आएगा जैसी प्रोटीन बनानी है। संदेश क्या है? कोडिंग भाषा में होता है, आनुवंशिक कूट के रूप में होता है। ये बाहर आया केंद्रक रंध्र से होकर, यहाँ आकर ये राइबोसोम से आकर चिपक जाता है, ये राइबोसोम से आकर जुड़ जाता है। ठीक है, कौन आया? एमआरएनए। एमआरएनए संदेश लेकर आता है कि किस तरह की प्रोटीन बनानी है। उसमें उसी प्रकार के न्यूक्लियोटाइड होते हैं, उसी प्रकार की उसके अंदर आनुवंशिक कूट होता है कोडोनों के रूप में। हम जानते हैं 3 न्यूक्लियोटाइडों से मिलकर एक कोडोन बनता है। अब जो एमआरएनए आया राइबोसोम के पास, अब राइबोसोम एमआरएनए का अनुवादन करता है। एमआरएनए का क्या होगा बेटा? अनुवादन होगा, ट्रांसलेशन होगा, और अनुवादन के बाद प्रोटीन बनेगी। अनुवादन कौन करेगा? टीआरएनए आएगा। जैसे ही राइबोसोम के पास ये एमआरएनए आया, ये एमआरएनए जैसे ही राइबोसोम के पास आता है, वैसे ही टीआरएनए, ये टीआरएनए है, इस तरह का होता है टीआरएनए। टीआरएनए हमने पढ़ा है। इस तरह का टीआरएनए होता है। 3 लूप हैं इसके। ये इसके एंटी कोडोन भुजा है, एंटी कोडोन
भुजा। टीआरएनए भाग कर आता है, भाई संदेश लेकर आया है तो कोई ना कोई जो आसपास हैं वो सब भाग कर आएंगे, साथी हैं उसके राइबोसोम के या राइबोसोम में उपस्थित आरआरएनए के। तीनों ही आरआरएनए राइबोसोम से बना है, कोशिका द्रव में ही है। टीआरएनए कोशिका द्रव में घूमता रहता है। एमआरएनए संदेश लेकर आ रहा है, रहते राइबोसोम में ही है, बनते केंद्रक में। ठीक है, अब इस संदेश को, इस कोडिंग लैंग्वेज को कौन पढ़ता है? टीआरएनए पढ़ता है। टीआरएनए इसको पढ़ता है। टीआरएनए इसका अनुवाद करता है। अनुवाद करता है मतलब पढ़ता है कि वो किस भाषा के अंदर, किस कोडिंग लैंग्वेज के अंदर कोडोन है, वो कोडोनों के बेस पर ही अमीनो अम्ल बनेंगे। हम जानते हैं कौन से कोडोन अमीनो अम्ल बनाते हैं, जानते हैं एयूजी कोडोन होता है। कौन सा होता है? एयूजी कोडोन राइबोसोम के अंदर उपस्थित होता है। ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण क्रिया प्रारंभ करता है। आरंभक कोडोन है एयूजी कोडोन। ठीक है, अब जैसे ही कोडिंग लैंग्वेज का पता हो जाता है, राइबोसोम प्रोटीन बनाना शुरू करेगा। अमीनो अम्लों को टीआरएनए जैसे ही पढ़ेगा कोशिका द्रव में जाएगा, वैसे ही अमीनो अम्लों को पकड़ कर लाएगा राइबोसोम के पास, जैसी प्रोटीन बनानी है, जिस लैंग्वेज में कोडोन व्यवस्थित है। ठीक है, तो अब ये जो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य होगा कहाँ पर? राइबोसोम पर होगा। राइबोसोम इज ए प्लेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम इज ए प्रोटीन सिंथेसिस का एक स्थल है। ठीक है, राइबोसोम में ही प्रोटीन बनती है, राइबोसोम की सतह पर ही प्रोटीनों का निर्माण होता है। तो ये सबसे मेन कार्य है। इस प्रकार से जो राइबोसोम है, तीनों प्रकार के आरएनए की सहायता से, तीनों का, भैया आरआरएनए का तो खुद बना ही हुआ है। ठीक है, टीआरएनए अमीनो अम्लों को लेकर आता है, फिर अनुवादन करता है एमआरएनए का। तो तीनों प्रकार के आरएनए आ गए। तीनों प्रकार के आरएनए और राइबोसोम मिलकर क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, तो इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन संश्लेषण स्थल या प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है इसका। इसके अलावा देखो बेटा, जो राइबोसोम है, कुछ केंद्रक में, कुछ हरितलवक में। देखो, हरितलवक वो कोशिकांग होता है पादप कोशिकाओं में जिसे कोशिका के अंदर कोशिका कहा जाता है। कुछ मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया में भी राइबोसोम होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो यहाँ पर भी ये उपस्थित रहकर विशिष्ट प्रोटीनों का संश्लेषण करता है, विशेष प्रोटीन बनाता है। तो राइबोसोम कोशिका की उपापचयी क्रियाओं में वृद्धि करता है। कोशिकांगों के निर्माण में सहयोग प्रदान करता है। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के लिए स्थल प्रदान करता है। तो ये महत्वपूर्ण कार्य हैं। सबसे महत्वपूर्ण कार्य प्रोटीन सिंथेसिस ही है। कुछ कोशिकाओं के निर्माण में भी ये सहयोग प्रदान करेगा, उनकी झिल्ली के निर्माण में भी सहयोग प्रदान करेगा। प्रोटीन संश्लेषण के लिए स्थल भी ये प्रदान करता है। ठीक है बेटा, ललिता रेगुलर क्लास लिया करो। प्रिया गुड आफ्टरनून, निकिता कुमारी गुड आफ्टरनून। तो ये था बेटा अपना छोटा सा कोशिकांग राइबोसोम। इसको अपन फिर से रिवाइज करते हैं थोड़ा सा। देखो,
यहाँ हमने बताया था कि कौन कौन से कोशिकांग हमने अब तक पढ़े हैं। ये कोशिकांग हमने आज पढ़े हैं। आज का अपना जो कोशिकांग है वो राइबोसोम है। राइबोसोम प्रोटीन के साथ मिलकर पॉलीराइबोसोम भी बनाता है। जब ये प्रोटीन के साथ जुड़ता है, प्रोटीन के साथ जुड़कर पॉलीराइबोसोम भी बनाता है। राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन है इसके अंदर, ठीक है। ऐसी काय है, ऐसी संरचना है, वो संरचना या वो बॉडी जो राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन से मिलकर बनी हो, ठीक है, क्या कहलाएगी? राइबोसोम। फिर हमने देखा कि सभी कोशिकाओं में उपस्थित होता है, सभी कोशिकाओं में राइबोसोम पाया जाता है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो, सब में उपस्थित है। पैलेट ने इसको जंतु कोशिकाओं में खोजा, रॉबर्टसन ने पादप कोशिकाओं में खोजा। पादप कोशिकाओं में विष या फेबा यानी सेम की पादप कोशिकाओं के अंदर इसको खोजा गया। मुख्य विशेषता क्या है? 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राइबोसोम के, ज़्यादातर पूछे जाते हैं। सभी कोशिकाओं में उपस्थित कोशिकांग है, सबसे छोटा कोशिकांग है, सबसे ज़्यादा संख्या में पाया जाने वाला कोशिकांग है। जंतु कोशिकाओं में तो करोड़ों की संख्या में ये होता है। प्रोटीन फैक्ट्री है, प्रोटीन का कारखाना है, कोशिका का इंजन भी इसको कहते हैं। सर्च इंजन है, प्रोटीन बनाता है, रिपेयरिंग करता है, तो एक तरीके से इंजन इसको बोला जाता है। तो 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं। फिर आगे देखते हैं। स्ट्रक्चर स्पष्ट की स्वेदबर्ग ने, वैज्ञानिक थे स्वेदबर्ग, साइंटिस्ट थे। उन्होंने राइबोसोम की संरचना को इकाइयों में बांटा, सब यूनिट में बांटा, उप इकाइयों में बांटा कि राइबोसोम की जो संरचना होती है उप इकाइयों युक्त होती है, इसमें सब यूनिट्स होती हैं। जो सब यूनिट्स हैं वो 2 सब यूनिट होती हैं, 2 उप इकाइयाँ होती हैं, ठीक है। इसकी संरचना में 65 से 70% RNA होता है। मोस्टली इसमें 65 से 70% क्या होता है? RNA होता है। RNA प्लस प्रोटीन का ये बना है। उत्पत्ति कहाँ होती है? केंद्रक में, केंद्रिक संरचना में। केंद्रक के अंदर जो केंद्रिक है न्यूक्लियोलस, उसके अंदर इसकी उत्पत्ति होती है, संश्लेषित होता है, बनता है। केंद्रक रंध्रों से ये धीरे धीरे कोशिका द्रव्य में आ जाता है। और देखते हैं, देखो यहाँ पर इसकी संरचना स्पष्ट की गई है कि 2 उप इकाइयाँ होती है इसमें। एक 70 मुख्य जो राइबोसोम है वो 70S और 80S राइबोसोम है। कुछ कोशिकांगों में जैसे हमने देखा 50S, जो माइटोकॉन्ड्रिया है उनमें 55S और 35S राइबोसोम भी होते हैं। जो मेन राइबोसोम हैं वो ये हैं 70S जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में होते हैं, 80S जो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में होते हैं। इनकी यूनिट 70S की 30S 50S होती है, 80S की यूनिट 60S और 40S होती है, ठीक है। ये याद रखना पड़ेगा आपको, सब यूनिट्स 70S की कितनी है और 80S की कितनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी राइबोसोम के। जो 2 यूनिट है 70S की ये है, ये बड़ी यूनिट है। बड़ी यूनिट 50S की होती है, छोटी यूनिट 30S की होती है। इस यूनिट के अंदर प्रोटीन भी होता है, इनमें प्रोटीन भी है, इनमें RNA भी है। कौन सा RNA है? RNA। जितना सेडिमेंटेड हुआ उतना, जितने % सेडिमेंटेड हुआ, ठीक है, उतना इनके अंदर उस आधार पर ये इकाइयाँ रखी हैं। यानी छोटी यूनिट जो है उसमें 30% RNA है, बड़ी यूनिट है उसमें 50% RNA है, ठीक है। इसके अंदर छोटी यूनिट में 40% RNA है, इसमें 60% RNA है। तो इस बेस पर इसकी उप इकाइयाँ वर्गीकृत की गई है, न कि टोटल करके। इस तरह टोटल नहीं करेंगे 50S 20S 40S 30S, ठीक है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो टोटल करके देखते हैं और यूनिट उनको याद नहीं होती है, तो यूनिट याद रखनी है। 70S की 2 यूनिट होती हैं, 30S 50S। 80S की 2 यूनिट होती है, 40S और 60S। तो ये संरचना हो गई 2 उप इकाइयों युक्त, 2 उप इकाइयों युक्त संरचना। तो इसकी संरचना बेटा 2 उप इकाइयों युक्त है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं। यहाँ पर आपको स्पष्ट किया था प्रोटीन का संश्लेषण, जानते हैं हम, ये क्रिक का सिद्धांत है। वैज्ञानिक क्रिक ने ये सिद्धांत दिया था। क्रिक ने इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? आप एक बार कमेंट करके बताइए
कि ये जो सिद्धांत है वैज्ञानिक क्रिक ने दिया था, इसको क्या कहते हैं, इसका नाम क्या है इस सिद्धांत का? ललिता बेटा याद होगा, कमेंट करके बताइए सिद्धांत का नाम क्या है, प्रोटीन संश्लेषण का सिद्धांत क्या कहते हैं इसको? ये जो सिद्धांत है आगे भी चलेगा जब हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इस सिद्धांत को क्या कहते हैं, एक बार कमेंट करके बताइए। सिद्धांत क्या है? सिद्धांत है डीएनए से एमआरएनए का बनना, एमआरएनए से प्रोटीन का बनना। डीएनए तीनों प्रकार के आरएनए बनाने की क्षमता रखता है, तीनों प्रकार का आरएनए डीएनए बनाता है, जिसे अनुलेखन क्रिया कहते हैं। डीएनए से आरएनए का बनना, डीएनए से आनुवंशिक सूचनाओं का प्रवाह, डीएनए से आनुवंशिक सूचनाएं जो होती हैं वो आरएनए में आती है, और आरएनए से आनुवंशिक सूचनाएं राइबोसोम को दी जाती है, और फिर राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है, नहीं बताया बेटा? इसे बेटा कहते हैं सेंट्रल डोगमा। याद करिए, खूब पढ़ा हुआ होगा आपने, सेंट्रल डोगमा, प्रोटीन का केंद्रीय सिद्धांत, प्रोटीन का केंद्रीय सिद्धांत सेंट्रल डोगमा। डीएनए का पहले द्विगुणन होता है, डीएनए की प्रतिकृति होती है, डीएनए की मात्रा में वृद्धि होती है। अगर देखें अपन सेंट्रल डोगमा को देख लेते हैं, देखो एक बार, जो डीएनए है, डीएनए हम जानते हैं, डीएनए में इस क्षमता होती है, उस क्षमता को कहते हैं प्रतिकृति, प्रतिकृति, रेप्लिकेशन, जिसे द्विगुणन भी कहा जाता है। द्विगुणन, डीएनए की मात्रा में वृद्धि, एक डीएनए से दो डीएनए, दो से चार डीएनए, चार से आठ डीएनए, आठ से 16 डीएनए, द्विगुणन हो गया ना, डबल। तो डीएनए रेप्लिकेट होता है, डीएनए प्रतिकृति करता है, अपनी मात्रा में वृद्धि करता है, तो बहुत अधिक मात्रा में डीएनए बना, फिर डीएनए से आरएनए बनते हैं, डीएनए से आरएनए का बनना अनुलेखन है, अनुलेखन, जिसे हम ट्रांसक्रिप्शन भी कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन भी कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन बनती है, जिसे कहेंगे अनुवादन। तो थ्योरी वही है, ये फॉर्मूला है प्रोटीन बनाने का। प्रोटीन कौन बनाता है? राइबोसोम, प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक रूप से राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, लेकिन हम कृत्रिम प्रोटीन भी बनाते हैं इस फॉर्मूले से। इस फॉर्मूले से कृत्रिम प्रोटीन भी बनाई जाती है। भाई जो एमआरएनए बनाया उसको निकाल लेते हैं। एमआरएनए क्या है? जैसा संदेश लेकर आया उस संदेश को हम पादप कोशिका में डाल देते हैं। जो संदेश एमआरएनए लेकर आया है जंतु कोशिकाओं में, और हमको जंतुओं की प्रोटीन बनानी है, तो उस एमआरएनए को पादप कोशिकाओं में डाल दिया, तो पादप कोशिकाओं में भी राइबोसोम वही प्रोटीन बनाएगा, उसी तरह की प्रोटीन बनाएगा, क्योंकि वही अमीनो अम्ल हमारी कोशिका में, वही अमीनो अम्ल पादप कोशिकाओं में। ठीक है, सभी कोशिकाओं में एक जैसे अमीनो अम्ल होते हैं, तो कृत्रिम प्रोटीन बनाई जा सकती है। वो सिद्धांत है, वो फॉर्मूला है, वो थ्योरी है, इसे सेंट्रल डोगमा या फिर प्रोटीन का केंद्रीय सिद्धांत, प्रोटीन का केंद्रीय सिद्धांत कहा जाता है। तो जहाँ बात ही प्रोटीन की हो रही है, राइबोसोम क्यों जाना जाता है कि राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री है, 80 से भी ज़्यादा प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन का कारखाना है, सबसे ज़्यादा संख्या में है। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंस है राइबोसोम की। तो ये फॉर्मूला है सेंट्रल डोगमा। ठीक है, इसको अपन ने स्पष्ट किया कैसे राइबोसोम प्रोटीन बनाता है। तीनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, द्विगुणन, रेप्लिकेशन, अनुलेखन, अनुवादन। ठीक है, अपन पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का सेक्शन शुरू होगा, सेल बायो के बाद मॉलिक्यूलर बायोलॉजी फिर से आएंगी आपको। अनुलेखन, अनुवादन, प्रतिकृति, ये बड़े टॉपिक हैं जो अगले यूनिट में अपन को मिलेंगे, 3rd यूनिट में। फिर आगे चलते हैं, देखो तो ये अपन ने और कार्य देखे थे, उपापचय क्रियाओं में वृद्धि करता है। भाई करेगा ही वृद्धि, क्योंकि प्रोटीन बन रही है, प्रोटीन का इतने सारे 80 से भी ज़्यादा प्रोटीन बनती है, 80 से भी ज़्यादा प्रोटीन इसके अंदर उपस्थित है। कोशिकांगों के निर्माण में सहयोग प्रदान करता है, जो कोशिकांग है उनके निर्माण में सहयोग प्रदान करेगा। जो कोशिकांग जो होते हैं उनकी झिल्ली
अन्य कोशिकांगों की झिल्ली के निर्माण में सहयोग प्रदान करता है। भाई झिल्ली है, बहुत सी झिल्लियां प्रोटीन की होती हैं। लिपोप्रोटीन हम पढ़ते हैं, लिपिड प्लस प्रोटीन, लिपोप्रोटीन की कोशिका झिल्ली लिपिड प्लस प्रोटीन की। अंतःप्रदेश जालिका के अंदर भी लिपिड प्लस प्रोटीन होता है। तो बिना प्रोटीन के किसी भी झिल्ली का निर्माण आसानी से नहीं होता है। केवल भित्तियाँ होती हैं, वॉल होती हैं जो जिनके अंदर प्रोटीन नहीं होती है, उनमें भी कुछ मात्रा में ग्लाइकोप्रोटीन उपस्थित होती है। तो अन्य कोशिकाओं की झिल्ली के निर्माण में प्रोटीन संश्लेषण के लिए स्थल प्रदान कर रहा है कोशिकाओं के निर्माण में, और सबसे महत्वपूर्ण कार्य इसका था उपापचयी क्रियाओं में वृद्धि और प्रोटीन का कारखाना। ठीक है बेटा, तो ये था आपका राइबोसोम। छोटा सा ही कोशिकांग है, टिप्पणी के रूप में पूछा जाता है, छोटी टिप्पणी के रूप में पूछ लिया जाता है एग्जाम में, या फिर राइबोसोम के जो छोटे क्वेश्चन हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राइबोसोम के यही हैं, बड़े बड़े एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, ये पांचों क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। दूसरा, इसके साथ एक और ऐड कर लो, यूनिट 70S की, 70S की यूनिट 50S, 30S, 80S की, 80S की होती है 60S और 40S। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 6 के 6 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर एग्जामों में आपको देखने को मिलेंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो आप। बाकी बने रहना है। आफ्टर 5 मिनट आपकी जूलॉजी क्लास स्टार्ट होगी, जाना नहीं है इधर। बाद में मैं देखता हूँ जब जूलॉजी क्लास स्टार्ट करते हैं तो काफ़ी 15-20 मिनट में जाकर एक बच्चा ऐड होता है, फिर दूसरा बच्चा ऐड होता है। तो बेटा निकिता, अंजलि, प्रिया, ललिता, आप कंटिन्यू रहिए, रेगुलर रहिए बेटा। क्लास जो होगी वो उससे आपको बहुत बेनिफिट हो रहा है। आप घर बैठे बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त कर रहे हो। एक तरीके के आपके रिवीजन नोट या शॉर्ट नोट्स भी तैयार हो रहे हैं, तो इनको नोट भी करते रहिए, लिखते रहिए। जो अपनी रफ नोटवर्क है, नोटबुक है, नोटबुक लेकर बैठिए, जो भी टॉपिक आप लिखा जाता है उसको नोट करिए। ठीक है, तो ये पाँचों ही बहुत ही 6 हो गए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। आपको निश्चित ही छोटे क्वेश्चन में ये इनमें से एक क्वेश्चन तो निश्चित मिलेगा। ठीक है, सेल बायो हो और राइबोसोम के बारे में नहीं पूछे, ऐसा कभी नहीं हुआ कि राइबोसोम के बारे में छोटा क्वेश्चन तो आता ही है, क्योंकि कोशिकांग ही सबसे छोटा है और कार्य उसका बहुत बड़ा है कि 80 से भी ज़्यादा प्रोटीन उसमें बनती है। ठीक है बेटा, आफ्टर 5 मिनट जूलॉजी क्लास लेंगे।